नमस्कार, आपका जुगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जुगटा एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए यूट्यूब के माध्यम से फ्री इकोनॉमिक सर्वे डिस्कशन चलाया जा रहा है, जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को आप सभी के बीच में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं आप सभी के बीच में चैप्टर 6, 7, 8 को डिस्कस करूँगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक मेजर अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ कि जुगटा एकेडमी ने अपना एक फ्रेश जो बैच है उनकी डेट्स को अनाउंस किया है। तो हमारा जो शिमला का BCS का सेंटर है, वहाँ पर HS का बैच शुरू होने वाला है 15 मई को, और अगेन धर्मशाला और चंडीगढ़ के सेंटर में जो HS के फाउंडेशन बैच है उनको स्टार्ट किया जाएगा 23 मई से। सो इन बैच के कुछ स्पेशल फीचर है। अगेन जो क्लासेस है वो हाइब्रिड मोड में होगी। वहाँ पर आपको लेक्चर जो है रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको पढ़ाया जाएगा। फिजिबल फी स्ट्रक्चर है। अगेन हमारी जो बेस्ट कंटेंट है हिमाचल प्रदेश के सभी पब्लिकेशन, सभी जो हमारी बुक्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि व्हाई टू ज्वाइन द जुगटा एकेडमी, बिकॉज पास्ट 5 इयर्स में हमने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। एंड अगेन अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो टीचर्स है, जो फैकल्टी है वो द बेस्ट है, उनकी आपको गाइडेंस और मेंटरशिप रेगुलर प्रोवाइड की जाएगी। अगेन जो हमारी क्लासेस होगी उनके एंड में, वीक के एंड में आपके जो सब्जेक्ट के जो टॉपिक के हैं वो लगातार टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे। सो इसी के साथ साथ अगर आप टाइमली अपने इस बैच में इनरोल होना चाहते होंगे तो आपको जो है 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसी के साथ साथ हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पिछले डिस्कशन या फिर वीडियो सेशंस हुए थे इकोनॉमिक सर्वे में, उससे रिलेटेड कुछ 10 MCQs आपके बीच में है, जिनका सॉल्यूशन भी यहीं पर है। तो आप इसका जो है स्नैपशॉट ले सकते हैं और आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। वहीं पर अगर हम आज इस चैप्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, तो ये एक मेजर सेक्टर है। क्यों? बिकॉज आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिव्स इन रूरल एरिया, और रूरल एरिया में या फिर गांव में जो इकोनॉमी का मेन स्टे होता है वो एग्रीकल्चर ही होता है। अगेन अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर है इकोनॉमी का? तो हम जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 सेक्टर्स होते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जहां पर जो ह्यूमंस है वो इकोनॉमिक इंटरेक्शन करता है अपनी फिजिकल सराउंडिंग के साथ, चाहे वो सॉइल के साथ करे, चाहे वो रिसोर्सेज के साथ करे या फिर वाटर के साथ करे। इस तरह की क्रियाएं जहां पर हम इंटरेक्ट करते हैं टू जनरेट द वेल्थ विद द नेचुरल सराउंडिंग, उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। तो इसी प्राइमरी सेक्टर्स में हमारे पास एक मेजर सेक्टर है, वो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। नाउ दिस सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप इंडिया की बात करो, चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात करो, ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ज्यादातर लोग जो है वो रूरल इंडिया में या फिर रूरल हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इस सेक्टर के कुछ सब सेक्टर की कि क्यों हम इसको एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास यहां पर 4 सब सेक्टर्स आते हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। पहला सब सेक्टर हमारे पास है क्रॉप सेक्टर, जहां पर हम फूड क्रॉप या फिर कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करते हैं। दूसरा सब सेक्टर हमारे पास आता है फॉरेस्ट्री या फिर जिसको हम बेसिकली सिल्वीकल्चर बोलते हैं। तीसरा हमारे पास है फिशरी या फिर एक्वाकल्चर, और चौथा हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। सो हमारे पास 4 सब सेक्टर है जो इस एग्रीकल्चर के अंडर ही आते हैं, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के अंदर आते हैं, जिनको समझना या फिर जिनका कंट्रीब्यूशन चाहे आपके ग्रॉस स्टेट जीडीपी में या फिर वैल्यू एडिशन में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको स्टडी करने के लिए हमें इन 4 सब सेक्टर को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो चलिए थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको हम शुरू करते हैं। अगेन जो इंफॉर्मेशन है इकोनॉमिक सर्वे की, वो आप सभी को पता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे प्री मेंस और इंटरव्यू तक हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इसलिए जरूरी है कि आप इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से पढ़ें, सारी की सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ऑर्डर वाइज अरेंज करें, हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, इस तरह से अरेंज करें, और उनसे रिलेटेड जो लोकेशनल इंफॉर्मेशन है उसको भी आप जरूर मेमोराइज करें। बिकॉज यस, 5 से 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से प्रीलिम में देखने को मिलते हैं। मेंस में ऐसे राइटिंग में आप इन सब इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यस, सारे के सारे सभी प्रकार के सब्जेक्ट में या फिर इन पूरी तैयारियों में आपको एज प्रोवाइड करता है अगर आपकी इकोनॉमिक सर्वे
या फिर जो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ एचपी का या फिर चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास दी जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की, तो पहले इंट्रोडक्शन में ही आपके पास एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को आप जरूर याद रखें, बिकॉज अगर कोई फैक्ट आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है तो वो फैक्ट की प्रोबेबिलिटी है कि वो फैक्ट आपके आने वाले प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पर हमारे पास इंपीरियल, जिसको अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसको हम ICAR बोलते हैं, इसको जो है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के रिकमेंडेशन के बाद 1929 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सो ये इंफॉर्मेशन को आपने जरूर ध्यान रखना है। अगेन अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस आप किस पहलू में इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम इंपॉर्टेंस को दो पहलुओं में देखते हैं। एक तो किसी भी इकोनॉमिक सर्वे का, इकोनॉमिक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयमेंट में कितना है, या फिर दूसरा ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। वहीं पर अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये सेक्टर 53.95% वर्कर्स को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे घरों में, गांव में सभी लोग एक किस बैकग्राउंड से आते हैं, फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं। तो यस, जो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है, जो 15 से 59 ईयर के एज ब्रैकेट में है, इस वर्किंग एज पॉपुलेशंस को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। और कितने परसेंट हिमाचल प्रदेश का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट गेन करता है, 53.95%। तो ये डेटा आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, इसमें लगातार कमी आ रही है। देखो, पहले पिछली बार के इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो कहीं 58% के आसपास था, अब घटकर हो गया है 53% के आसपास या फिर 54% के आसपास। ऐसा क्यों? बिकॉज आप जानते हैं जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस करती है, जैसे जैसे सोसाइटी ट्रांसफॉर्म करती है फ्रॉम रूरल और एग्रीरियन सेटअप टू अर्बन और इंडस्ट्रियल सेटअप की तरफ, वैसे वैसे एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है और जो आपका एलाइड, जो आपका दूसरे सेक्टर्स है, सर्विस सेक्टर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उन पर जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। तो यस, यहां पर अगर आप बात करो किसकी, इस सेक्टर की, तो एम्प्लॉयमेंट या फिर जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो यहां पर कम होते हुए दिख रही है ओवर द ईयर। सेकंड अगर हम बात करें, हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेकंड है, वो है 14.70%, 14.70% ऑफ द टोटल GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, है ना। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। कब की बात हो रही है? 2024-25 की बात। यस, 2024-25 में जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन हुआ है उसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का या फिर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 14.70% है। ये आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जब हम आगे की तरफ आते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स सबसेक्टर बिटवीन 2020-2021, तो यहां पर 2021, 2022, 2024, 2025 के बीच में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस सेक्टर का, इसका एक एनालिसिस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी एनालिसिस में जब आप देख रहे हो तो यहां पर आपके पास क्या है? You have the contribution of agriculture and allied sector to gross state value addition at current prices. Already आप सभी जानते हैं कि current prices और constant prices क्या होते हैं। जहां पर inflation को हम adjust नहीं करते हैं उसको current prices बोलते हैं, has increased by 53% to, यहां पर एक वैल्यू है जो आपके पास आ सकती है 31,879। तो अगर हम बात करें 2020 और 21 की, 2020 और 21 में जो टोटल कंट्रीब्यूशन था इस सेक्टर का हमारे ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में, वो कितना था? वो था 2020-21 में 20,838 करोड़, और अभी बढ़कर 2024-25 में बढ़कर ये हो गया है, अगर आप देखो तो ये हो गया है 31,879 करोड़, 31,879 करोड़। तो ये जो वृद्धि हुई है, ये वृद्धि 5 साल में जो वृद्धि हुई है ये हुई है 53%।
परसेंट की। ठीक है जी, तो यहां पर 5 साल का हमारे पास एनालिसिस दिया गया है और इस एनालिसिस में आप देख पा रहे हो कि यहां पर लगातार इस सेक्टर की एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें लगातार एक वृद्धि हो रही है। वहीं पर हम नेक्स्ट जब देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास एक है, इसमें ये जो वृद्धि हो रही है इसमें भी सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्रॉप सेक्टर टू GSVA एट करंट प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 78%। तो यहां पर आपके पास एक सेक्टर है क्रॉप सेक्टर, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी 78% की वृद्धि हुई है। किस पीरियड में? 2 पीरियड में। अगर आप 2020 और 21 की बात करो तो इसका कंट्रीब्यूशन था सिर्फ ₹12,341 करोड़ और यह बढ़कर 2024-25 में हो गया है रुपीस टर्म में, एब्सोल्यूट नंबर्स में यह बढ़कर हो गया है 21,912 करोड़। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप सेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट जो सब सेक्टर है वो कौन है? क्रॉप सेक्टर है। तो इस सेक्टर में जो भी ग्रोथ आ रही है, जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी पॉजिटिव ग्रोथ आ रही है, दैट ग्रोथ इज एक्चुअली ड्रिवन बाय द क्रॉप सेक्टर। बिकॉज क्रॉप सेक्टर अगर रिड्यूस होता है तो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो भी रिड्यूस होगी। क्रॉप सेक्टर अगर बढ़ता है तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट भी क्या होगी? बढ़ेगी। और ये जो क्रॉप सेक्टर है ये प्राइमरीली आपका डिपेंड करता है किस पर? रेनफॉल पर। रेनफॉल भी कौन सी? मॉनसूनल रेनफॉल पर। हम बाद में समझते हैं। नेक्स्ट, यहीं पर हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन एट करंट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लाइवस्टॉक एंड फिशरी। ये चारों सब सेक्टर का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वो कितना है? 11.22% है इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। सो करंट प्राइसेस पर जो हमारा ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है, वो जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ हमने देखी है पिछले 5 वर्षों में, वो कंपाउंडेडली कितनी है? 11.22% है। और मेजर ड्राइवर कौन है इस ग्रोथ में? द मेजर ड्राइवर इज बेसिकली द क्रॉप सेक्टर। और क्रॉप सेक्टर ने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो एक्सपीरियंस की है वो है 15.43%। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 4-5 सालों में जो हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है क्रॉप सेक्टर का वो कितनी है? 15.43% है द सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू GSVA ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। नाउ इसी के बाद अगर हम देखें जो इस क्रॉप सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम बाद में भी देखते हैं। तो यहां पर टोटल सेक्टर की अगर हम बात करें, टोटल सभी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की हम बात करें तो इसमें हमारे पास 4 सेक्टर आ रहे हैं। इसमें एक सेक्टर हमारे पास कौन सा है? क्रॉप सेक्टर। और दूसरा सेक्टर हमारे पास कौन सा है? दैट इज द फिशरीज। तीसरा सेक्टर हमारे पास है फॉरेस्ट्री और चौथा सेक्टर हमारे पास है इसमें एनिमल हस्बेंड्री। ये 4 सेक्टर का ग्रोथ क्या क्या है? 2 कंपोनेंट में हम इसको करेंगे। एक तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में कितना है, दूसरा स्टेट के टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में कितना है। इसका एनालिसिस हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो यहीं पर अगर आप नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स सब सेक्टर। तो सेक्टर वाइज कंपोनेंट, सेक्टर वाइज डिस्कशन हमारे पास है। तो पहला है एज पर द एडवांस एस्टिमेट एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर GSVA is estimated to increase by 3.7% at constant prices in financial year 2024 and 2025 against a growth rate of negative 2.63% realized in financial year 2023-24। तो पिछले वर्ष 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो हमने ग्रोथ रेट एक्सपीरियंस की है वो थी negative 2.63%। बट जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के जो एडवांस एस्टिमेट आए हैं उसमें ग्रोथ रेट हमारे पास पॉजिटिव है 0.37%। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो मॉनसून अभी ठीक है, मॉनसून जो है वो पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ड्रॉट की कंडीशन हमारे बीच में नहीं हुई है। जबकि इससे पहले की जब हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग प्रकार के डिजास्टर आए हैं। हमने जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल देखा है, परसिस्टेंट ड्रॉट का कंडीशन भी देखा है। बट पिछले वर्ष इस तरह का सिचुएशन नहीं हुआ, इसलिए इस सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में एक पॉजिटिव ग्रोथ दैट इज 3.07% की पॉजिटिव ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया गया। वहीं
पर अगर हम सब सेक्टर्स की बात करें तो सब सेक्टर में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सब सेक्टर है जिनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो इस सब सेक्टर में सबसे बड़ा जो सब सेक्टर है वो है क्रॉप सब सेक्टर। तो क्रॉप सब सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है उसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर क्रॉप सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है 68.73% है। जबकि अगर हम बात करें टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की, पूरे स्टेट का जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है उसमें इस पर्टिकुलर सेक्टर का क्रॉप सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है ओनली 10.1%। सो यहां पर अगर आप कंपोनेंट की बात करें तो आपके पास कंपोनेंट क्या है, तो आपके पास दो वेरिएबल्स है। किस वे में, अगर आप देखो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आपके पास जो सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है, दिस इज द क्रॉप सेक्टर। और आपके पास वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल। एक वेरिएबल में आपके पास है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन ऑफ ग्रॉस स्टेट, किसका, पूरे के पूरे स्टेट का, और दूसरा किसका, जीएसवी है ओनली एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का। तो अगर आप पूरे स्टेट की बात करें तो हमारे पास क्रॉप सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है ओनली 10.1%। वहीं पर अगर हम सिर्फ एलाइड सेक्टर की बात कर, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पूरे इस प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इस सब सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 68.73%। इसके बाद अगर हम दूसरे सब सेक्टर की बात करें तो वो आता है हमारे पास लाइव स्टॉक सेक्टर। सो लाइव स्टॉक सेक्टर की बात अगर हम करें तो लाइव स्टॉक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में दैट इज ओनली 1.36%। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में वो बहुत अच्छा है 9.24%। ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री की तो फॉरेस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है कि इसका ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंट है 3.10%। और अगर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की ही बात की जाए तो इसके ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूशन है 21.09%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अगर एक बात करें हम फिशरी की तो मेजर सेक्टर नहीं है हिमाचल प्रदेश में फिशरी, तो फिशरी का कंट्रीब्यूशन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में बहुत कम है बिकॉज वी आर नॉट द लिटोरल स्टेट, 0.14%। और जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में कंट्रीब्यूशन की बात है वो है 0.94%। तो ये इंफॉर्मेशन आपने ध्यान रखनी है। तो दो तरह के वेरिएबल्स को हम देख रहे हैं सेक्टर वाइज, जिसमें एक वेरिएबल हमारे पास है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, पूरे स्टेट का जो जीएसवीए है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है हर सेक्टर का, सब सेक्टर का। दूसरा है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो यहां पर क्रॉप सेक्टर की बात करें तो क्रॉप में 10%, लाइव स्टॉक की बात करें, फॉरेस्ट्री की बात करें, सो एन। यहां पर देखने वाली बात है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर कौन है, इट इज द क्रॉप सेक्टर। और दूसरा सेक्टर कौन है, इट इज द फॉरेस्ट्री, जिसको आप सिल्वीकल्चर भी बोलते हैं। सो सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर यू हैव द फॉरेस्ट्री, बिकॉज फॉरेस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के जीएसवीए में वो है 21.09%। और उसके बाद आपके पास लाइव स्टॉक सेक्टर है, डेयरी फार्मिंग है, और सबसे कम कौन है, फिशरी। तो यहां पर आपका प्रीलिम का एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में मेजर जो सेक्टर है वो कौन कौन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ। तो सबसे पहले आपके पास क्रॉप सेक्टर है, उसके बाद आपके पास फॉरेस्ट्री है, उसके बाद आपके पास लाइव स्टॉक सेक्टर है, और सबसे छोटा आपके पास कौन है, फिशरी है। ये इंफॉर्मेशन आपने ध्यान रखनी है। नाउ इसी के बाद आप सेक्टर वाइज जब बात करें तो दिस इज द सेक्टर वाइज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें, नेक्स्ट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लैंड यूज पैटर्न। नाउ देखो अगर हम बात करें फार्मिंग की तो फार्मिंग के लिए सबसे बड़ा जो एसेट है वो क्या है, दैट इज द फर्टाइल लैंड या फिर लैंड होल्डिंग। नाउ अगर हम बात करें लैंड होल्डिंग की तो लैंड होल्डिंग क्या है। अब जैसे ये एक पैच ऑफ लैंड है और इस पैच ऑफ लैंड में अगर हम इसकी बात करें, सपोज करो ये 100 हेक्टेयर का लैंड है और इस पर 10 फार्मर काम कर रहे हैं, तो हर फार्मर के पास कितनी है, 10 हेक्टेयर की भूमि आ गई। सो ये जो 10 हेक्टेयर की भूमि है दिस विल बी द एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग इज नॉट द नंबर ऑफ फार्मर, लैंड होल्डिंग इज द एवरेज साइज ऑफ द होल्डिंग ओवर विच ए फार्मर परफॉर्म द
एग्रीकल्चर या फिर फार्मर जिसको कल्टीवेट कर रहा है, उस साइज, उस इंडिविजुअल ब्लॉक ऑफ लैंड को, पैच ऑफ लैंड को हम क्या बोलते हैं? लैंड होल्डिंग बोलते हैं ना। जैसे यहां पर सपोज करो कि 10 फार्मर है, 100 हेक्टेयर पर काम कर रहे हैं, तो सभी के पास 10 हेक्टेयर की भूमि आई तो अच्छी खासी ये खेती करेंगे। अब अगर इसी 100 हेक्टेयर लैंड पर फार्मर ज्यादा हो गए, 20 फार्मर आ गए, तो यहां पर जो लैंड होल्डिंग है वो आपको क्या दिख रही है? वो कम होती जा रही है। सो ये जो कम हुई लैंड होल्डिंग का जो साइज है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में। बिकॉज जब हम होल्डिंग की बात करते हैं तो होल्डिंग कैसा होना चाहिए? होल्डिंग शुड बी, जो ऑपरेशनल होल्डिंग है वो एक इकोनॉमिक होल्डिंग होना चाहिए। इकोनॉमिक होल्डिंग क्या है? ये वो होल्डिंग है जिस पर फार्मर अगर खेती कर रहा है तो उस फार्मर को प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाती है ना। प्रॉफिट बढ़ाने के दो हमारे पास पहलू हो सकते हैं। वन कैन बी द, एक कॉमन थिंग क्या है कि प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब हम रिड्यूस करेंगे तो उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन हो सकता है, हम XYZ थिंग्स को कर सकते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है, एंड सो नाउ अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है? बल्कीनेस या फिर इकोनॉमिक स्केल पर प्रोडक्शन। अगर आप एक पेन को प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो हाई। इसी की जगह पर अगर आप 10 पेन को प्रोड्यूस करते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो डाउन। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक स्केल पर प्रोडक्शन को करना। जब हम इकोनॉमिक स्केल पर प्रोडक्शन को करते हैं तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है। और यहीं पर इंडिया की फार्मिंग की बात करें या फिर हिमाचल की फार्मिंग की बात करें तो हमारा जो पैच ऑफ लैंड है वो इतना छोटा है कि जहां पर इकोनॉमिक स्केल पर हम प्रोडक्शन को कर ही नहीं सकते। फार्म का साइज, खेत का साइज या फिर जो पट्टे का साइज इतना छोटा है कि वहां पर फार्मर कितना भी हेल्प करें, कितना भी इन्वेस्ट करें, कितना भी मेहनत करें, वहां पर जो प्रोडक्शन आएगा वो प्रोडक्शन कैसा होगा? कम ही होगा, जिससे कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कैसा होगा? ज्यादा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो फार्मिंग विल बी नॉन रेम्युनरेटिव। फार्मिंग में प्रॉफिटेबिलिटी का जो कंपोनेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग कितना है? वो सिर्फ 0.95 हेक्टेयर है, जो एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप इंडिया की बात करें तो दैट इज 1.08 हेक्टेयर, ये भी मेजर प्रॉब्लम है। बिकॉज लैंड होल्डिंग का इकोनॉमिक होना इज वेरी वेरी एसेंशियल। जहां पर मशीनरीज का इंप्लीमेंटेशन, मशीनरीज को इंप्लॉय किया जाए, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड को इंप्लॉय किया जाए, कैपिटल को इन्फ्यूज किया जा सके, ताकि फार्मर का जो पैदावार है, फार्मर का जो ग्रॉस प्रोड्यूस है वो मैनीफोल्ड इंक्रीज हो और फार्मर को इकोनॉमी एट स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट मिल पाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो पाए और प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन बढ़ जाए, जिससे फार्मर में, जिससे जो हमारे फार्मर्स कम्युनिटी है उनमें एक प्रॉस्पेरिटी, इनकम सिक्योरिटी या फिर उनकी जो वेजेस है, उनकी जो इनकम है उसमें निरंतर वृद्धि हो सके। सो यहीं पर हमारा जो इंपॉर्टेंट दूसरा डिस्कशन है वो है लैंड यूज पैटर्न इन हिमाचल प्रदेश। नाउ यहां पर अगर आप देखो तो आपके पास हिमाचल प्रदेश का रैंक है, तो अगेन 17th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में हिमाचल प्रदेश, और पूरी दुनिया में अगर आप देखो इट इज द 126th स्टेट एरिया वाइज। ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर एरिया दिया गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम में कभी बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। सो आप जरूर इसको ध्यान रखें। हम कभी कभी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को इतना रट लेते हैं कि जो हमारी सिंपलर इंफॉर्मेशन है उनको हम इग्नोर करते हैं। सो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है? नेट सोन एरिया। अब यहां पर टर्म आ गई नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया का मतलब क्या हुआ? सो नेट सोन एरिया इज द पैच ऑफ लैंड जिसके ऊपर खेतीबाड़ी की जाती है। इट इज द कल्टिवेबल और कल्चरल लैंड। तो यहां पर अगर हम नेट सोन एरिया की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में नेट सोन एरिया पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का सिर्फ और सिर्फ कितना है? 11.49%। अगर नेट जोन एरिया में 11.49% ही है तो बाकी एरिया क्या है? बाकी एरिया में 24.55% जो है वो फॉरेस्ट के अंडर है, फॉरेस्ट कवर में है। 7.98% एरिया जो है वो हमारे पास नॉन एग्रीकल्चरल यूसेस में है। नाउ व्हाट इज दिस नॉन एग्रीकल्चरल यूसेस? आप जो है अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, सिटी प्लान कर रहे हैं, अर्बन स्प्रॉल कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप एयर स्ट्रिप बना रहे हैं,
ये सारे के सारे एरियाज क्या है, यहां पर जो लैंड यूज पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। यहां पर लैंड जो अरेबल लैंड थी उसको हम डाइवर्ट कर रहे हैं नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। सो ऐसी लैंड हमारे पास जो नॉन एग्रीकल्चरल यूसेस के लिए है वो लैंड कितनी है, 7.98% है। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मीन्स में भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ अगेन फैलो लैंड, जो लैंड खाली पड़ी है, ऐसी लैंड जो है जो ना तो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज की जा रही है, ना ही फॉरेस्ट के अंदर है, और ना ही वो एग्रीकल्चरल यूसेस में यूज की जा रही है, तो सच लैंड इज 1.53%। अगेन बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है। जो खाली पड़ी हुई बैरन लैंड है, जिस खेती जो अभी खेती के लायक भी नहीं है, दैट इज द बैरन लैंड। अनकल्टिवेबल लैंड, ऐसी लैंड हमारे पास 16.73% है। बहुत बड़ा एरिया हमारे पास इस प्रकार के, यू नो द ट्रांस सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहां पर खेती कैसी है, कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया है, सॉइल इज नॉट दैट मच फर्टाइल। तो ऐसी लैंड हमारे पास जहां पर फॉरेस्ट भी नहीं है, जहां पर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी नहीं हो रही है, जो खाली है, बिकॉज सच लैंड इज नॉट कल्टिवेबल। सो उस वजह से जो लैंड खाली पड़ी हुई है उसका प्रोपोर्शन हमारे पास है 16.73%। इसको आपने जरूर ध्यान रखना है। अगेन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है 32.82% लैंड इज अंडर परमानेंट पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर का मतलब क्या है, जहां पर ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस की जाती है, जहां पर ग्रेजिंग या फिर जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको प्रैक्टिस किया जाता है, लाइफ स्टॉक को प्रैक्टिस किया जाता है। इस तरह के परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड का जो कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा है, 32.82%। हाई एल्टीट्यूड मिडोज को आप इमेजिन करो, यहां पर हमारे पास एक पर्टिकुलर वेजिटेटिव लाइन के बाद आपके पास हाई एल्टीट्यूड मेडोज मिलते हैं, और वहां पर क्या है, दे आर द एक्सटेंसिव पास्चर लैंड इन हिमाचल प्रदेश। अगेन 1.48% लैंड इज अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप नॉट इंक्लूडिंग इन एरिया सोन। तो ये हमारे पास लैंड यूज पैटर्न है। अगेन लैंड यूज पैटर्न का भी आपने ऑर्डर ध्यान रखना है कि 32% ऑफ द लैंड इज एक्सक्लूसिवली इन दिस परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग के अंडर है, और उसी के बाद अगर आप देखो 16% लैंड खाली पड़ी हुई है, और उसी के बाद हमारे पास अगर आप देखो फॉरेस्ट कवरेज में भी हमारे पास 24.55% लैंड है। नाउ अगेन 11.49%, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इन आवर फार्मिंग, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड जो आपका नेट सोन एरिया है हिमाचल प्रदेश में, वो कैसा है, बहुत लिमिटेड है। अगर आप हिमाचल की बात करो तो नेट सोन एरिया आपको कहां पर मिलेगा, ये जो दून वाले एरियाज है इसमें ज्यादा खेतीबाड़ी की जाती है। बाकी तो रिवर वैली में कहीं कहीं पर आप जो है रिवर टेरेसिस के साथ खेती कर सकते हैं, बाकी तो रॉक सर्फेसिस है। इसी की वजह से हमारा जो नेट सोन एरिया है हिमाचल प्रदेश में वो बहुत कम है। तो अगेन क्या होगा, जो लैंड होल्डिंग है वो कैसी हो जाएगी, फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, लैंड होल्डिंग बहुत स्मॉल हो जाएगी। दैट विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर फार्मिंग। अगेन जब हम आगे का जो टॉपिक हमारा है, तो इस ऑर्डर को आप जरूर ध्यान रखें। आगे का टॉपिक हमारे पास है वो है लैंड होल्डिंग बेसिकली पैटर्न। लैंड होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें, आउट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो हेक्टेयर में हमारे पास है, दैट इज 55.67 लाख हेक्टेयर। सो दिस इज द लाख हेक्टेयर। इतना हमारे पास टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। इसमें से जो ऑपरेशनल होल्डिंग है, ना ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब है जहां पर खेतीबाड़ी, जिस पैच ऑफ लैंड पर खेतीबाड़ी एक्चुअली की जा रही है। सो ऐसे जो पट्टे हैं जहां पर खेतीबाड़ी की जा रही है, इनका जो नंबर है वो कितना है, इट इज इस तरह के जो खेत है, एरिया, इस तरह के जो एरियाज है, ऑपरेशनल होल्डिंग है, वो कितनी है, 9.544 लाख हेक्टेयर। सो टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग, सॉरी नंबर्स नहीं, टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश वो कितना है, 9.44 लाख हेक्टेयर। नाउ इसी के साथ अगर आप फार्मर्स की बात करें तो यहां पर जो फार्मर इसको जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको जो कल्टीवेट कर रहे हैं, उनका नंबर हमारे पास 9.97 लाख फार्मर है। सो अगर आप टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग को डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ फार्मर से, तो ऑब्वियसली इस वे में आपको क्या मिलेगा, एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज है 0.95 हेक्टेयर। वेरी इंपॉर्टेंट।
हमारे पास जो एक इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, जहां पर आप टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग को कितनी है, इसका जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग को डिवाइड कर रहे हो टोटल नंबर ऑफ फार्मर से, तो आपके पास जो निकल कर आ रहा है वो एरिया क्या है, दैट इज द एरिया ऑफ एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग। एक लैंड होल्डिंग का वो क्या है, एक एवरेज साइज आपके पास निकल कर आया, और ये जो साइज है वो है 0.95 हेक्टेयर। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में 1.08 हेक्टेयर है। इसी में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास कुछ कंपोनेंट है, जैसे आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग अकॉर्डिंग टू 2015-16 का ये एग्रीकल्चर सेंसस है। ऑब्वियसली इंडिया के केस में भी यही चल रहा है और यहां पर भी यही चल रहा है। यहां पर अगर आप देखो तो 88.85 फार्मर, मतलब अगर हमारे पास 100 खेत है, 100 फार्मर है, इसमें से जो अगर हमारे पास 100 हेक्टेयर के आसपास लैंड होल्डिंग है, इसमें 88.85% ऐसी है, हेक्टेयर के आसपास ऐसी है जिनका साइज कितना है, जिनका साइज बहुत छोटा है, विच आर स्मॉल एंड मार्जिनल, मतलब जो 1 से 2 हेक्टेयर के आसपास जिसका साइज है। So such holdings are basically very small and marginal holding 88%. About 10.85% के आसपास जो होल्डिंग है वो कैसी है, सेमी मीडियम से मीडियम, मतलब 2 से 4 हेक्टेयर के आसपास की है। और इसके बाद हमारे पास जो इससे बड़ी लैंड होल्डिंग है वो कितनी है, हमारे पास इससे बड़ी 0.30% के आसपास लार्ज लैंड होल्डिंग है। सो ये एक मेजर लिमिटेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। अगेन देखो ये एरिया वाइज होल्डिंग है, एरिया वाइज, और अगर आप परसेंटेज की बात करो किसमें, नंबर ऑफ होल्डिंग में, तो ये क्या है 7.12 क्या जो लैंड होल्डिंग है नंबर्स में, 71% जो है वो कैसी है, मार्जिनल है। स्मॉल कितनी है 17%, सेमी मीडियम कितनी है 8.25%, मीडियम कितनी है 2.60%, और लार्ज कितनी है दैट इज 0.30%। अगेन ऑपरेटेड एरिया है, तो यहां पर अगर आप देखोगे इस 2 कैटेगरी में 88% के आसपास जो आपकी होल्डिंग है दैट इज मार्जिनल एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग। सो ये हमारा लैंड होल्डिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो हमने डिस्कस किया। तो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग का इकोनॉमिकल होना इज वेरी वेरी एसेंशियल, बिकॉज अगर फार्मर अपने खेत पर खेती कर रहा है तो एटलीस्ट उसके पास इतना पैच ऑफ लैंड तो होना चाहिए कि अगर वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है अपने लैंड, उस लैंड पर अपने लेबर को, अपने मनी को, या फिर अपनी फैमिली लेबर को इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे उसको कुछ प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। फॉर दैट मैटर अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है व्हाई देयर आर सो मच जो फार्मर सुसाइड इन इंडिया, या फिर फार्मर का जो प्लाइट, फार्मर की जो स्थिति है वो इतनी बुरी क्यों है इंडिया में या फिर हिमाचल प्रदेश में, द प्राइमरी रीजन इज द वेरी स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। एक एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज कितना है 0.95 हेक्टेयर के आसपास है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और आता है रेनफॉल। नाउ देखो रेनफॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी स्टेट है, और इस पहाड़ी स्टेट में हम देखें तो हमारे पास बेसिकली इरिगेशंस की बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, और इरिगेशन की अगर सुविधाएं नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो फार्मिंग है वो कैसी है, रेनफेड है। अगर रेनफेड है तो रेनफेड भी कैसी रेनफेड, सबसे ज्यादा अगर देखो मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जो 50% ऑफ द जो रेनफॉल होता है वो 3 महीनों में होता है, वो जुलाई, अगस्त और सितंबर में होता है, और बाकी जो रेनफॉल है वो स्कैटर्ड है इन अदर मंथ्स। बाकी जो मंथ्स है वो ऑलमोस्ट ड्राई होते हैं। सो ये एक चैलेंज है। अगेन इस चैलेंज को हम एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशंस के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारी इरिगेशंस भी एफिशिएंट होनी चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट एडॉप्ट दिस कैनाल इरिगेशंस, बिकॉज पहाड़ी एरिया है। तो हिमाचल प्रदेश में ड्रिप इरिगेशन, कुहल इरिगेशंस या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी सुविधाओं को एक्सपेंड किया जा सकता है। सो अगर हम रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल में मॉनसूनल रेनफॉल स्पेसिफिकली, अगर मॉनसूनल रेनफॉल में फ्लक्चुएशंस होती है, कभी कभी ये जो है अबव नॉर्मल चले जाता है, बिलो नॉर्मल चले जाता है,
persistent ड्रॉट कंडीशंस हो जाती है, तो इसका सीधा कॉन्सिक्वेंस हमें कहां पर देखने को मिलता है? फार्म प्रोडक्टिविटी में, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें हमें देखने को मिलता है। फार्म प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, फूड इन्फ्लेशन आ जाता है अगर आप इंडिया के लेवल पर देखो, और अगर आप हिमाचल के लेवल पर भी देखो तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा फार्मर की इनकम पर पड़ता है। समझ आए? तो यहीं पर अगर हम देखें रेनफॉल, हिमाचल प्रदेश जो है प्रदेश रिसीव्ड 602 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। सो यहां पर अब आपके पास हिमाचल प्रदेश में जो एवरेज रेनफॉल है वो है 1250 मिलीमीटर। इनमें से 734 mm के आसपास जो रेनफॉल है वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों में ही होता है। वो कब होता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। तो यहीं पर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश रिसीव 602 मिलीमीटर रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर इन 2024 विच इज 132 लेस देन द नॉर्मल रेन। नॉर्मल रेन कितनी है? 734 है। नाउ इसी के बाद देखिए, अगर रेनफॉल कम हुआ है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है, बट कितना कम हुआ है? अगर ये बहुत ज्यादा, इफ देयर इज 75% रिडक्शन इन द रेनफॉल देन द नॉर्मल, तो उसको हम बोलेंगे सेवियर ड्रॉट कंडीशन। बट यहां पर ड्रॉट कंडीशन जैसी कोई अभी स्थिति नहीं है। बट यस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो रेनफॉल है उसमें एक कमी देखी गई है इन 3 महीनों में। वहीं पर अगर हम इसके बाद की बात करें तो हमारे पास इसके बाद भी जो दूसरे महीने हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, जिसको हम रिट्रीटिंग मॉनसून वाला कूल सीजन बोलते हैं, यहां पर भी 50 mm ऑफ रेनफॉल, यहां पर भी हमने 50 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल रिसीव किया है विच इज 33 mm लेस देन नॉर्मल रेनफॉल ऑफ 83 mm। नाउ अगेन डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा जा सकता है। सो मॉनसूनल मंथ में रेनफॉल हमारे पास जो है वो कितना होता है? दैट इज समवेयर 734 मिलीमीटर। और जो ऑटम सीजन है, कूल सीजन है, रिट्रीटिंग मॉनसून वाला सीजन है, उसमें कितना होता है? 83 mm। और रिमेनिंग जो रेनफॉल है वो हमारे पास या तो विंटर में है या फिर क्या है? अर्ली समर में। सो रेनफेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके पास एक डेटा है। यहां पर रेनफेड एग्रीकल्चर क्या होता है? रेनफेड एग्रीकल्चर होता है जो इरिगेशन की सुविधा के बगैर प्रैक्टिस किया जा रहा है, जहां पर हमारे पास इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं है। ऐसी फार्मिंग विच इज सोनली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल इज नॉन एज रेनफेड एग्रीकल्चर। सो जहां पर इरिगेशन नहीं है वहां पर रेनफेड एग्रीकल्चर ज्यादा होगी। अगेन रेनफेड एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द फार्म लैंड इन द स्टेट। यस, वेरी गुड इंफॉर्मेशन। 80% जो फार्मलैंड है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर जो खेती बाड़ी हो रही है वो कैसे हो रही है? रेनफेड पर हो रही है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब क्या है? फ्लक्चुएशंस होंगे इनकम में, फार्मर की इनकम में फ्लक्चुएशंस होंगे। अगेन फूड प्राइसेस में, जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस है उनमें भी फ्लक्चुएशंस हो सकता है, प्रोडक्टिविटी में फ्लक्चुएशंस हो सकता है, बिकॉज जो रेनफॉल है वो कैसा है? रेनफॉल इज हाईली फ्लक्चुएटिंग। अल नीनो, ला नीना जब होता है तो रेनफॉल कभी बहुत ज्यादा पाड़े आ जाती है, कभी रेनफॉल कम होता है, तो उसी का कॉन्सिक्वेंस हमें क्रॉप पर भी देखने को मिलता है, प्रोडक्टिविटी पर भी देखने को मिलता है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप की बात की गई है। जो प्रमुख सीरियल क्रॉप है उसमें हमारे पास राइस, मेज और व्हीट है। इन 3 प्रमुख क्रॉप्स को हम उगाते हैं हिमाचल प्रदेश में। अगेन अगर हम बात करें ऑयल सीड की, तो हमारे पास रबी सीजन में जो ऑयल सीड आता है, रबी सीजन कौन सा सीजन है? जो विंटर्स में जो ऑयल सीड आ रहा है, ऑब्वियसली नॉन वाटर इंटेंसिव ऑयल सीड्स होंगे। तो यहां पर अगर आप देखो नॉन वाटर इंटेंसिव ऑयल सीड में, तो यहां पर आपके पास कौन कौन आ रहा है? सोयाबीन आ रहा है, सनफ्लावर आ रहा है इन खरीफ में, और जो रैपसीड है, मस्टर्ड है और तोरियाम आ रहा है किसमें? रबी सीजन में। नाउ यहां पर ये कैटेगरी आप जरूर ध्यान रखें। देखो यहां पर हमारे पास 2 सीजन होते हैं, खरीफ और दूसरा कौन सा होता है? रबी। अब जो रबी सीजन है वहां पर नॉन वाटर इंटेंसिव क्रॉप को उगाया जाता है, जहां पर क्रॉप को उगने के लिए, राइप होने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। सो नॉन वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो है वो रबी के सीजन में होगी, क्योंकि विंटर्स में हमारे पास बहुत ज्यादा बारिश नहीं है। अगेन खरीफ सीजन में हम इंटेंसिव, वाटर इंटेंसिव क्रॉप को ग्रो करते हैं, क्योंकि यहां पर हमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है। अब क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके सेंसस में दी गई है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना चाहिए? यहां पर आपको इसको जरूर आपको
क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है तो आपको यहां पर इस इंफॉर्मेशन को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सोयाबीन एंड सनफ्लावर आर खरीफ ऑयल सीड क्रॉप्स, रैपसीड, मस्टर्ड एंड तोरिया आर दी रबी ऑयल सीड क्रॉप्स इन हिमाचल प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है द इंपॉर्टेंट पल्सेस क्रॉप्स ऑफ द स्टेट। ठीक है जी, सीरियल क्रॉप्स हुई हमारे पास, राइस है, व्हीट है और हमारे पास मेज है, और उसके बाद हमने कुछ ऑयल सीड किए। उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंट पल्सेस क्रॉप, जो दलहन है हमारे पास, वो कौन कौन से दलहन है। सो अगर हम दलहन की बात करें तो दलहन में हमारे पास कौन कौन से पल्सेस क्रॉप इन द स्टेट, माश, मूंग एंड राजमा। खरीफ सीजन में वाटर इंटेंसिव है ये। अगेन अगर आप खरीफ देखो तो खरीफ में अब आपके पास कौन है, माश, मूंग और दूसरा कौन है, राजमा। इनको हम ग्रो करते हैं। जबकि ग्राम और लेंटिल्स, जो चना है और लेंटिल्स है, इसको हम कब, रबी सीजन में। दीज आर नॉन वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ये आपने ध्यान रखना है। अगेन अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के एग्रो क्लाइमेटिक रीजन की, तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो हिमाचल प्रदेश की है, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश को 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। नाउ अगर आप इन 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो ये कौन कौन से जोन हो सकते हैं, विच आर दीज जोन। सो यहां पर अगर हम बात करें, ये नीचे वाला एरिया आपको पता है, जो नीचे वाला एरिया है दिस इज द सब ट्रॉपिकल एरिया, और जो बीच वाला एरिया है दिस इज द टेम्परेट एरिया, और ऊपर वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं अल्पाइन एरिया। सो इस पूरे के पूरे एरिया को हमने 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला जोन है वो है सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन एंड लो हिल्स। सो दिस इज द फर्स्ट जोन, सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन एंड लो हिल्स, जिसमें शिवालिक की पहाड़ियां आती है। दूसरा है सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड मिड हिल्स। अब इसमें हमारे पास मिडिल हिमालय की ऐसी हिल्स आ जाती है जहां पर रेनफॉल थोड़ा कम है, बहुत वेट नहीं है, रेनफॉल इज समवेयर 100 सेंटीमीटर के आसपास या फिर 90 to 120 के आसपास रेनफॉल है। तो इसमें हमारा शिमला है, कुल्लू है, मंडी है, सिरमौर है, ये वाला एरिया आ जाता है। या फिर अगर आप देखो तो सच एरिया है ना, सोलन का कुछ एरिया इसमें आता है। अगर हम वेट टेम्परेट हाई हिल्स की बात करें तो ये वाला एरिया वेट टेम्परेट हाई हिल्स में आ जाता है, जिसमें आपका कांगड़ा का इंपॉर्टेंट एरिया आ गया। साथ ही साथ कुछ एरिया चंबा का इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, जहां पर है तो टेम्परेट बट बारिश बहुत ज्यादा है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है। सो सच एरिया कम्स इन द वेट टेम्परेट हाई हिल्स। नाउ अगेन अगर आप ड्राई टेम्परेट की बात करें एंड कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो इसमें आपका ये पंगी वाला एरिया, इसमें आपका किन्नौर वाला, सॉरी लाहौल एंड स्पीति वाला एरिया, इसमें आपका किन्नौर वाला एरिया आ जाता है। सो ये हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 वी हैव दीज 4 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन इन हिमाचल प्रदेश। ऑब्वियसली यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ही यहाँ पर फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाएगी। इसी में अगर आप नेक्स्ट पॉइंट को देखोगे, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन इन स्टेट्स आर कॉन्जेनियल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप। कौन कौन सी कैश क्रॉप, यहां पर सीड पोटैटो को ग्रो करो, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को ग्रो करो, या फिर जिंजर को ग्रो करो। ऑब्वियसली दीज आर द कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स वो होती है फार्मर ग्रो करता है, फार्मर जो है मार्केट में ले जाता है, तुरंत उसको प्राइसेस मिल जाते हैं और उसमें प्रॉफिट की, अर्निंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हमारे यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस आर गुड फॉर ग्रोइंग दीज कैश क्रॉप, सीड पोटैटो, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स ग्रो करो और जिंजर को ग्रो करो। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द 4 डिस्टिंक्ट, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट सीजन कंसिडरिंग हिमाचल प्रदेश। तो हमारे पास विंटर का एरिया सीजन आ जाता है, हमारे पास जो ड्राई समर वाला सीजन आता है, हमारे पास फिर वेट सीजन आता है, उसके बाद हमारे पास रिट्रीटिंग मानसून का सीजन आता है। हमारे पास 4 सीजन है हिमाचल प्रदेश में। बट द प्रॉब्लम इज रेनफॉल जो है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेनफॉल इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मानसून। तो इंडिया की बात करें तो 80% बारिश मानसून में हो जाती है, बट हिमाचल प्रदेश में मोर देन हाफ जो रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल होता है, वो मानसून सीजन में ही होता है। और एवरेज रेनफॉल की अगर हम बात करें तो 1251
मिलीमीटर्स हमारे पास रेनफॉल है। अगर आप बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर है? कांगड़ा में है, उसके बाद चंबा में है, सिरमौर में है और मंडी में। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल इस साइड को है। मिड हिल्स में, मिड टेम्परेट जोन में जो आपका वेट एरिया है वो आपको कहाँ पर मिलता है? धर्मशाला में मिलता है या फिर चंबा में मिलता है, कांगड़ा चंबा में मिलता है। उसके बाद हमारे पास सिरमौर वाली बेल्ट है और मंडी वाला एरिया। सो इस एरिया में ठीक ठाक बारिश होती है। तो ये ऑर्डर आपने ध्यान रखना है रेनफॉल को लेकर। नाउ द नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द farm development station of agriculture department. Obviously there are some institutions जिनको establish किया गया है in order to increase the farm productivity. फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत स्टेप्स लिए जाते हैं। अब वो स्टेप्स हो सकते हैं कि आप जो है सब लोअर रेट पर उनको जो है लोन प्रोवाइड करो KCC के थ्रू। अगेन अगर आप देखो तो कुछ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करो। जैसे हमारे पास फार्म डेवलपमेंट स्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली हमारा जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश में, उसके पास 20 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स है, 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट फार्म्स है, 12 पोटैटो डेवलपमेंट फार्म्स है और 1 जिंजर स्टेशन फार्म्स है। ठीक है। In order to promote the balance of chemical fertilizer, a subsidy of 1000 per metric ton of complex fertilizer has been allowed. Now देखो हमारे पास जो प्रॉब्लम जो रेशियो है NPK का वो क्या है? 4:2:1। ना देखो क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम एक आ रही है कि ज़्यादा जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन है, ये जो फर्टिलाइजर है, ये बहुत पहले से सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से सॉइल में यूरिया का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और सॉइल में नाइट्रोजन पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है। इसी को करेक्ट करने के लिए सभी जो फर्टिलाइजर्स है उस पर हम केमिकल फर्टिलाइजर है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो पोटाश है, चाहे वो आपका फास्फोरस है, इन पर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सब्सिडी है 1000 रुपीज़ पर टन के हिसाब से, ताकि सिर्फ नाइट्रोजन का या फिर यूरिया का एप्लीकेशन ना किया जाए, दूसरे जो अदर फर्टिलाइजर्स है उनका भी बैलेंस वे में हम यूटिलाइजेशन करें, एप्लीकेशंस करें, ताकि सॉइल में जो रेशियो है NPK का वो रेशो बरकरार बना रहे। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन द सॉइल वी हैव प्रोवाइडेड द सब्सिडी ऑफ 1000 रुपीज पर मीट्रिक टन। किस पर? ऑन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर पर। इसी के बाद नेक्स्ट हम करते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज ट्रेंड्स एंड आउटपुट की। तो यहां पर अगर हम बात करें नेट सोन एरिया की, तो नेट सोन एरिया हमने पहले डिस्कस कर दिया। नेट सोन एरिया इज द पैच ऑफ लैंड या फिर टोटल लैंड जिस पर जो फार्मर कम्युनिटी है वो फार्मिंग कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। सो अगर हिमाचल प्रदेश में 1000 हेक्टेयर लैंड है तो 100 हेक्टेयर लैंड है तो इसको बोलेंगे हिमाचल प्रदेश का नेट सोन एरिया। तो यहाँ पर जो नेट सोन एरिया है इसमें एक वृद्धि देखने को मिली है 2021-22 से 22-23 में। 2022-23 में बेसिकली ये हुआ है 532,000 हेक्टेयर, 532,000 हेक्टेयर, जबकि 2021-22 में ये कितना था? 527,000 हेक्टेयर था, 527,000 हेक्टेयर था। अब आपको लगेगा कि सर अगर ये लिमिटेड है ये कैसे बढ़ रहा है? क्या कोई इंक्रोचमेंट हो रही है? नहीं, बहुत सारी फॉलो लैंड को हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू जो है कल्टीवेशन के अंडर ला रहे हैं। बट ये जो इंक्रीज है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ वेरी मार्जिनल इंक्रीज। कितना है? 527,000 से बढ़कर 532,000 हेक्टेयर ही हुआ है। इसी में अगर हम देखें कि मेजर एरिया किसके अंडर है, तो यहां पर अगर हम देखें मेजर क्रॉप जो हमारे पास है वो है व्हीट, मेज, राइस, बार्ले एंड पल्सेस, कॉन्स्टिट्यूट नियरली 80%। 80% जो टोटल एरिया है वो किसके अंडर है? वो इन्हीं मेजर क्रॉप के अंडर है, व्हीट, मेज, राइस, बार्ले एंड पल्सेस। वहीं पर अगर हम देखें करंटली व्हीट के अंडर जो एरिया है दैट इज 35%, मेज के अंडर 28%, और इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव है वो कितना है? 65% है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो एरिया है वो व्हीट और मेज के अंडर ही है।
प्रोडक्शन ऑफ मेजर फूड क्रॉप की, मेजर क्रॉप की बात करें तो हमारे पास जो क्रॉप सेक्टर में क्रॉप होती है वो प्राइमरीली दो प्रकार की होती है। एक होती है फूड क्रॉप जिसमें हम सीरियल्स को ग्रो करते हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल गुड को कैटर करना, जिसमें हम व्हीट, राइस या फिर जो मिलेट्स को ग्रो करेंगे। क्यों? बिकॉज लोगों को खाने के लिए चाहिए। सो ऐसी क्रॉप्स जो सोसाइटी की फूड रिलेटेड डिमांड को कैटर करती है उनको हम बोलते हैं फूड क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स का जो प्रपोर्शन है वो है 41.75% इन द टोटल प्रोडक्शन। और कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जिनको फार्मर उगाता है ओनली सोनली टू अर्न द प्रॉफिट। जैसे हम हिमाचल प्रदेश में एप्पल का कल्टीवेशन करते हैं तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है। तो ऐसी क्रॉप्स जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए, मार्केट सेल के लिए हम जो है प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कॉटन है, जैसे शुगर केन है, ये सब क्या है? दीज ऑल आर बेसिकली द कमर्शियल क्रॉप्स। तो इनका जो प्रोपोर्शन है वो है 58.25% ओनली। अगेन अगर हम बात करें स्मॉल मिलेट्स एंड बाजरा प्रोडक्शन की तो इनमें एक वृद्धि होने की संभावना है। 2024-25 में इनमें वृद्धि हुई है, होने की संभावना है। दे आर एस्टिमेटेड टू ग्रो बाई 76.15%। तो इनके प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। ऑब्वियसली क्यों वृद्धि होगी आपको पता है, बिकॉज 2023 का जो ईयर था उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हमने घोषित किया। और इसी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट में हमने देखा कि लोगों में, फार्मर्स में हम क्या कर रहे हैं, एक अवेयरनेस ला रहे हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए, ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप को ग्रो करने की हम कोशिश कर रहे हैं बिकॉज इट इज द टाइम ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसी की वजह से जो स्मॉल मिलेट्स है, बाजरा है, कोदा, चलाई जिसको हम बोलते हैं, इनका प्रोडक्शन 76.15% बढ़ने का अनुमान है 24-25 में। अगेन मेज इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 3.3% के आसपास, वाइल व्हीट की प्रोडक्शन में कमी आएगी, नेगेटिव ग्रोथ इसमें है 19.76%। सो ये हमने देखा। इसी के बाद द लास्ट कंपोनेंट अगर आप देखें, ट्रेंड इन प्रोडक्टिविटी, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप यहां पर देखो। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है द यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में आप कितना यील्ड लेकर आ रहे हैं, दैट इज बेसिकली द प्रोडक्टिविटी। अगेन प्रोडक्टिविटी या फिर पैदावार या फिर ग्रॉस प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए यू हैव टू ऑप्शन। वन ऑप्शन इज टू एक्सपेंड द कल्टिवेबल एरिया, बट इंडिया की तरह हिमाचल प्रदेश भी अब प्लेट्यू पर पहुंच चुका है। हम एग्रीकल्चर लैंड को या फिर नेट सोन एरिया को अब एक्सपेंड नहीं कर सकते। इट इज अ जेन्युइन लिमिटेशन। सो वी हैव द ऑप्शन टू इनहांस आवर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें अपने लिमिटेड पैच ऑफ लैंड को इंटेंसिवली कल्टिवेट करना पड़ेगा, क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए हमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लाना पड़ेगा, अर्ली राइपनिंग वाले सीड्स को लाना पड़ेगा, हमें जो है एक्सपेंशन, इरिगेशन का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशंस का यूज करना पड़ेगा ताकि पैदावार को बढ़ाया जा सके। सो ट्रेंड इन प्रोडक्टिविटी की यहां पर बात की जा रही है। तो अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी प्लेटू पर पहुंच गया है, तो हमारा जो फोकस है वो क्या है? प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करना, साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन करना या फिर हाई वैल्यू क्रॉप को लगाना। फार्मर की इनकम भी तो बढ़ानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे? हाई वैल्यू क्रॉप को लगाएंगे। नाउ अब क्योंकि कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया है, ज्यादा लोग कमर्शियल क्रॉप को लगा रहे हैं, इसकी वजह से द एरिया अंडर फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग। रिड्यूस होकर कितना हो गया है? 688,000 हेक्टेयर, 688,000 हेक्टेयर हो गया है 23-24 में, विच वॉज 853,000, जो 853,000 हेक्टेयर होता था 97-98 में। तो यहां पर अगर आप देखें फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंडर जो एरिया है उसमें निरंतर हम कमी देख रहे हैं। क्यों कमी देख रहे हैं? 1997 में जो एरिया बहुत ऊपर था, 88,000 के आसपास था, वो 2023-24 में घटकर हो गया है कितना? वो हो गया है 688,69,000 हेक्टेयर। ऐसा क्यों? कारण है बिकॉज हमें जो है हाई वैल्यू क्रॉप को बढ़ाना है, हमें हॉर्टिकल्चर की तरफ जाना है, हमें जो हमारी कमर्शियल क्रॉप्स है उसका कल्टीवेशन हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहीं पर प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि प्रति हेक्टेयर आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, कितना यील्ड आप कर रहे हो। यहां पर अगर आप देखो तो इस ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो 2.31 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर था 2018-19 में, लगातार इसमें कमी आई और इसका जो एबिस है वो 2.10 हेक्टेयर आया
2.10 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर आया 2020-21 में कोविड के कारण। अगेन उसके बाद निरंतर वृद्धि आई, 2021-22 के बाद फिर एक प्लंज आया, 2.24 के बाद फिर एक प्लंज आया 2.20। अगेन प्रेजेंटली ड्यू टू कंजेनियल जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ठीक रेनफॉल हो रहा है, टेम्परेचर अच्छा बना है, और बिकॉज ऑफ दी गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, फार्मर के अपने इनिशिएटिव्स एंड चॉइसेस की वजह से, प्रोडक्टिविटी, राइट डिसीजन की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। 23-24 में जो प्रोडक्टिविटी है 2.39 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है। और आने वाले टाइम में कुछ वेदर रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एस्पेक्ट को देखते हुए ये एस्टिमेटेड है कि 2024-25 में जो प्रोडक्टिविटी है वो 2.16 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर होने की संभावना हो रही है। सो यहां पर आप एक जिगजैग देख रहे हो इस ट्रेंड में, प्रोडक्टिविटी में ओवर द ईयर फ्रॉम 2018-19 से लेकर 24-25 के बीच में। तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिसको हमने यहां पर डिस्कस किया। नाउ आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। होपफुली आपने ये जो सेशन है इसको एंजॉय किया होगा। अगेन जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दैट इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की स्टेट लेवल की स्कीम्स के बारे में करेंगे और नेशनल लेवल की स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो यहीं तक आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।